आगे देखो। concept of degree of freedom. कोई भी पर्टिकुलर बॉडी को अगर आप मोशन करने देंगे तो वो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है, रोटेशनल मोशन शो कर सकता है, वाइब्रेशनल मोशन शो कर सकता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वो मोशन के फॉर्म में अपने एनर्जी को कंटेंट रखने का एक तरीका खोजता है। जैसे अगर मेरा ये मार्कर स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रांसलेशनल मोशन शो कर रहा है तो उसके ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसका सेंटर ट्रांसलेट हो रहा है लेकिन ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसके अंदर एनर्जी का कुछ हिस्सा ट्रांसलेशनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी में है, तो एनर्जी का कुछ हिस्सा रोटेशनल फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंदर है। करेक्ट। कोई भी सिस्टम के अंदर वैसा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिसके अंदर वो अपने एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोज इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स जिसमें आप एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं, कोई सिस्टम, कोई मॉलिक्यूल, गैसेस मॉलिक्यूल, उसको कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जैसे अगर कोई मोनो एटॉमिक गैस है तो मोनो एटॉमिक गैस घूम नहीं सकता है, वो केवल ट्रांसलेट कर सकता है 3 एक्सिस की तरफ, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। लेकिन अगर डायटॉमिक गैस लो तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोशन के कारण तो है ही, साथ में रोटेशनल मोशन के कारण भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसके अंदर कुल मिला के 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। उसके लिए एक फॉर्मूला हम दिखाएंगे। नीचे लिखो डेफिनेशन एक लाइन का। देखिए, those independent coordinates in terms of which any molecule will distribute all of its energy equally. Any molecule will distribute all of its energy equally are known as degree of freedom. Are known as degree of freedom. देखो, number of degree of freedom का फॉर्मूला होता है 3a माइनस r, 3a माइनस r, जिसमें a होता है एटॉमिसिटी और r होता है रिलेशन बिटवीन एटम्स। ये बॉन्डिंग नहीं है, ये बस है ना, आपको देखना होगा कि किन 2 एटम्स को मिला के आप एक रिलेशन बना सकते हैं। जो भी आप, हम ये बॉन्ड नहीं बोल रहे, हम बोल रहे रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? चलो देखो एक एक एग्जांपल देखो। मोनो एटॉमिक, कोई भी अगर आप मोनो एटॉमिक गैस लेते हैं तो उसमें एटॉमिसिटी 1 है, ए का वैल्यू 1 है और इसका किसी दूसरे एटम के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा तो 3 आएगा। बोल सकते हैं कि सारा का सारा ट्रांसलेशनल है और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम x में, y में, z में। दूसरा हमारे पास डायटॉमिक, जब आप कोई भी डायटॉमिक गैस लेते हैं तो उसके अंदर एटॉमिसिटी 2 होता है और रिलेशंस का वैल्यू 1 होता है। देख रहे हो ना, एक बॉन्डिंग टाइप, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। 5 में से 3 ट्रांसलेशनल है और 2 रोटेशनल है। अब अगला देखो ट्रायटॉमिक लीनियर। ऐसा ट्रायटॉमिक गैस चुनो जो लीनियर फॉर्म में हो, जैसे CO2। CO2 में आपको पता है वहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो लेफ्ट में एक ऑक्सीजन, राइट में दूसरा ऑक्सीजन।
तो यहाँ पे एटॉमिसिटी तो 3 है और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस 2 है, तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 7 आएगा, करेक्ट है। अगला आता है ट्रायटॉमिक नॉन लीनियर, जैसे वाटर मॉलिक्यूल ऐसा। देखिए यहाँ बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, तो यहाँ रिलेशंस 3 होगा, 1 2 3, एटॉमिसिटी भी 3, तो इसका एटॉमिसिटी है 3, इसका रिलेशंस भी है 3, तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा 6। कोई भी मॉलिक्यूल का आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक नीट का एक क्वेश्चन आया हुआ है, NH3 में निकाल के दिखाइए, ये नीट का क्वेश्चन है कि NH3 के अंदर नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल के दिखाओ, या मान लो CP निकालो, CB निकालो, ऐसा कुछ। तो आप पहले NH3 मॉलिक्यूल को बना लीजिए, आपको पता है ना ये किस शेप में होता है। देखिए एटॉमिसिटी लगभग हर स्टूडेंट को पता चल जाता है, लेकिन R सोचना पड़ता है। R कितना है? एक्चुअली 6, 1 2 3 भी तो है, समझ गया? 1 2 3 और 3 इधर 6, तो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू हो गया 3 × 4 - 6, ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकाल सकते हैं ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक बार जब डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है तो यहां से स्टार्ट होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का इक्विपार्टीशन, इसका कहना ये है कि कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल या कोई भी मॉलिक्यूल अपने एनर्जी को इक्वली हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड करके रखता है। कोई भी मॉलिक्यूल अपने एनर्जी को इक्वली हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में डिवाइड करके रखता है, और उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी होता है ½ kT², ½ kT, ठीक है, स्क्वायर ½ kT, 1/2 kT। ये K स्टैंड करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, any gaseous molecule equally divide all of its energy in its all degree of freedom, and each degree of freedom contain ½ kT amount of energy। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना एनर्जी होना चाहिए? ½ kT, ठीक है। अब मान लो जैसे इसके अंदर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसका टोटल एनर्जी है 3/2 kT। इसके अंदर है 5, तो 5/2 kT। समझ में आया? So if any molecule have f number of degree of freedom, अगर किसी के पास f नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आप उसके एनर्जी को लिखेंगे f/2 kT। एक मॉलिक्यूल का है, अगर आप एक मोल में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? ये इंटरनल एनर्जी है, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी है, मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी है ये, यहाँ उस अपने एनर्जी को कैसे डिवाइड करके रखा है। तो हर किसी के अंदर ½ kT, f नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो f/2 kT फॉर 1 मोल। एक मोल के लिए बात कीजिए, यहाँ K किसको स्टैंड करता है? वैल्यू बताओ। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इस K का वैल्यू होता है R/एवोगाड्रोस नंबर, और इसका वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻⁻23। R/Na K का वैल्यू होता है R/Na, करेक्ट। आगे देखिए, अगर आप एक मोल के लिए बात करते हैं तो ये जो हम लोग का f/2 kT था एक मॉलिक्यूल का, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो जब K को Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा, R होगा,
डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 RT, ये 1 मोल के लिए है। क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग इसमें एक टर्म पढ़े हैं, अगर आपको ध्यान होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर लिखना है तो क्या हम लोग F/2R डेल्टी लिख दें? ना ये बदलेगा, ना ये बदलेगा, ना ये बदलेगा, जब भी बदलेगा टेम्परेचर बदलेगा। इसलिए आपको बोला जाता है कि इंटरनल एनर्जी हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। तो del E will be equals to F/2R del T। एक चीज और आपसे पूछना चाहते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स। क्या आपको याद है del E is equals to heat exchange at constant volume? तो आप इसको लिख सकते हैं NCV del T। N is the number of moles, NCV del T, NCV del T, करेक्ट। अब आप यहां से अगर आप इसके जगह पे पुट कर दें NCV del T, तो राइट हैंड साइड में है F/2R del T। ये del T कट गया। वैसे हम लोग 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं, तो n की जगह 1 पुट किए तो Cv is equals to हो गया F/2R। ये फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम का Cv के बीच। Cv is equals to F/2 into R। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक बार अगर स्टूडेंट जान ले, छोड़ो ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, खाली गैस का नाम जान लो, याद रखो। अगर आप गैस का नाम जानते तो भी आप सब चीज जानते। ऑक्सीजन डायटोमिक होता है, तो डायटोमिक होता है तो F का वैल्यू 5 होता है। F का वैल्यू 5 होता है तो अगर आपसे कोई इंटरनल एनर्जी पूछ दिया तो F/2 RT, एक मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए पूछ दिया तो F/2 kT। अगर आपसे Cv कोई पूछ दिया तो F/2 R। समझ में आया? Cv मिल गया तो Cp भी तो मिल गया ना। Cp क्या होता है? तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि Cp is equals to Cv plus R? यहाँ पे इसको F/2 पुट कर दो तो क्या Cp का फॉर्मूला हो जाएगा F/2 plus 1 and R। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया, हम इसे पिछले दिन पूछा गया वहां वेब सेंटर पे, तो हम कोई चार्ट बताए, ठीक है, तो वहां हमसे पूछा गया कि सर नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन गैस लिखा है और इसके डाटा के लिए हमको Cp चाहिए। तो आप Cp कैसे, नाइट्रोजन लिख दिया ना यार, आपको पता है कि F का वैल्यू 5 होता है, 5/2 plus 1 दैट इज 7/2 into R। तो आपको केवल गैस का नाम बता देगा तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ओजोन O3 किस कैटेगरी में रखो? ट्रायटॉमिक। लीनियर कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर रखो, तो यहां से काम होगा। समझ में आया? सर कोई ऐसा दे दिया जो आप नहीं पढ़ा है, यहां से बना लेना। ठीक है, अब उसके लिए केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसे आप किसी का भी केवल नाम जान के उसका इंटरनल एनर्जी, उसके 1 मोल का एनर्जी, अगर 1 मोल का एनर्जी मिल गया तो 10 मोल का एनर्जी, ठीक है, उसका Cv का वैल्यू, उसका Cp का वैल्यू, और अगर Cv और Cp दोनों मालूम है तो आपको गामा भी मालूम है। गामा क्या होता है? Cp/Cv। आप इसको भी निकाल सकते हैं, ठीक है, Cp/Cv, ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको। ध्यान से देखिए, डेरिवेशन फॉर एडियाबेटिक इक्वेशन। देखो हम लोग एक्चुअली डिराइव करने जा रहे हैं कि v पे पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। बताओ जरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हाँ वो ठीक है। इक्वेशन मैथमेटिकल फॉर्मेट क्या है? केमिस्ट्री में है केमिस्ट्री में है del E is equals to Q plus W, बट फिजिक्स में है Q is equals to del E plus W। ठीक है, इन दोनों के बीच एक सिंपल सा लॉजिक होता है, वो है वर्क का साइन कन्वेंशन। केमिस्ट्री में अगर वर्क डन कोई सिस्टम करता है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव,
और अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो पॉजिटिव। फिजिक्स में ये उल्टा है, अगर सिस्टम काम करता है तो पॉजिटिव और अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो नेगेटिव। पहले हम आपको छोटा सा, ये आपके नॉलेज के लिए है, डेरिवेशन के लिए नहीं है। आप पहले सिस्टम और सराउंडिंग के बीच वर्क का साइन कन्वेंशन समझिए। अगर सिस्टम काम किया, एक्सपेंशन हुआ तो पॉजिटिव, और अगर आप सिस्टम पे काम किए, कंप्रेशन हुआ तो नेगेटिव। हीट में समझ लो, हीट को भी समझ लो, अगर सिस्टम हीट गेन किया तो पॉजिटिव और अगर सिस्टम हीट का लॉस किया तो नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है, याद रखिए। अब यहां पे बोला जाता है ऐसा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है? इसका कहना है कि हीट जो आप दीजिएगा वो इंटरनल एनर्जी के चेंज को और वर्क को परफॉर्म करेगा। आप किसी भी सिस्टम को जो आप हीट देंगे वो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा या कुछ पोर्शन जो बच जाएगा वो वर्क में कन्वर्ट होगा, डेल ई प्लस डब्ल्यू। अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑब्वियसली आप समझ पा रहे होंगे कि दैट क्यू इज 0, एडियाबैटिक है तो 0 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। क्या हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी को NCV डेल टी लिखते हैं और वर्क को P डेल टी लिखते हैं? ठीक है, ये इक्वेशन बना। हम लोग ऐसा पढ़े हैं, PV इज इक्वल टू nRT, करेक्ट? P डॉट डेल V प्लस V डॉट डेल P क्या लिख सकते हैं? nR डेल T। डिफरेंशिएट कर दे दोनों तरफ, P कांस्टेंट V का डिफरेंशिएशन प्लस V कांस्टेंट P का डिफरेंशिएशन, नंबर ऑफ मोल्स और R तो कांस्टेंट रहेगा, T का डिफरेंशिएशन डेल T। तो आप डेल T के जगह पे लिख सकते हैं P डॉट डेल V V डॉट डेल P डिवाइडेड बाय n इनटू R। इक्वेशन 1 में जहां डेल T है ना वहां इसको प्लेस कर। So equation 1 becomes, तुम्हारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? 0 is equals to NCV डेल T के जगह पे P डेल V D डेल P by n into R प्लस P डेल V, यहाँ P डेल बार करो, n कैंसिल, ये r से इधर मल्टीप्लाई करो, r को 0 साइड दे दो, या एक लाइन और लिख लो, CV P डेल V प्लस CV D डेल P प्लस r से मल्टीप्लाई r डॉट P डेल V डिवाइडेड बाय r। लिखना है लिखो, नहीं तो 0 साइड में भेज खत्म करो। जरा बार करना, 0 इज इक्वल्स टू CV P डेल V इसमें भी है, P डेल V इसमें भी है, तो CV प्लस R बाहर निकलेगा P डेल V, और अगला ये बच गया है CV P डेल P। बताओ CV प्लस R क्या ये CP के बराबर है? CP डॉट P डेल V एंड CV डॉट V डेल P करेक्ट है। अब आपको दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by CV P एंड V, इससे दोनों तरफ डिवाइड करो, जीरो वाला तो काम खत्म ऐसे ही। 0 इज इक्वल्स टू CP डॉट P डेल V, इसमें डिवाइड करना है CV P V से, और प्लस CV डॉट V डेल P, इसमें भी आपको डिवाइड करना है CV V और P से, करेक्ट है? देखो थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस, ये P और P कट गया, यहाँ V और V कट गया, CP बाई CV किसके बराबर? गामा, और डेल V बाई V बचा, प्लस CV CV कट गया, डेल P बाई P बचा। यहां तक कोई डाउट? ये एक पार्ट। अब आगे आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। जीरो का इंटीग्रेशन बताओ, किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट है। तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई कांस्टेंट। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए कांस्टेंट। गामा बाहर, इंटीग्रेशन डेल बी बाई बी प्लस इंटीग्रेशन डेल पी बाई पी, कांस्टेंट गामा 1 बाई बी का इंटीग्रेशन ln p होगा और 1 बाई p का इंटीग्रेशन ln p होगा। कांस्टेंट, ये गामा है तो पावर में चल जाएगा, ln b पे पावर गामा आएगा और ln p, समझ पा रहा है? अब बताओ log a प्लस log b है तो क्या लिखेंगे? log a into b, log a into b, then constant will be equals to ln p b पे पावर गामा। log को इधर से हटाओ, इधर एंटी लॉग आएगा। एंटी लॉग किसी कांस्टेंट का, जैसे मान लो 2 4 6 8 कुछ लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू p b पे पावर गामा, तो ये भी तो एक कांस्टेंट ही आएगा। कांस्टेंट का एंटी लॉग भी कोई कांस्टेंट है, p b पे पावर गामा। सो फाइनली यू गेट दैट कि p b पे पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। p b पे पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? कहीं कोई डाउट समझने में? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट करना है। एडियाबैटिक प्रोसेस है तो Q के जगह पे 0 पुट करा, डेल E का वैल्यू लिख लिए, वर्क का वैल्यू लिख लिए, फिर यहां रुके। 2-3 जगह जहां रुक के समझना पड़ता है। आइडियल गैस इक्वेशन लिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, उसमें से डेल T निकाले, डेल T को इक्वेशन 1 में पुट किया, अपना मैथमेटिक्स जहां तक चला। ठीक है, जब यहां तक हम पहुंच गए तो हम लोग को दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ता है CV P V से। ये याद रखना, ये सब एकदम याद रखना, CV P V से। जब ये करेंगे तो हम लोग यहां तक पहुंचेंगे। अब यहां के बाद हमको इंटीग्रेट करना है। एक इंपॉर्टेंट बात ये करना है कि जीरो जिस साइड में है उधर कांस्टेंट लिखना है और फिर इंटीग्रेशन कीजिएगा, अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। फिर इसके बाद कोई बोले देखो आगे ध्यान से, वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। हम लोग ऐसा पहले से पढ़ रखे हैं कि स्मॉल वर्क विल बी इक्वल्स टू, अगर आपको ध्यान है तो हम लोग लिखे हैं P डॉट dv, करेक्ट ना? सही। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस P v पे पावर गामा इज इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट। P v पे पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक प्रोसेस का अपना इक्वेशन है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर 1 वॉल्यूम 1 पे पावर गामा, प्रेशर 2 वॉल्यूम 2 पे पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट बाय वॉल्यूम पे पावर गामा, है ना? अगर P v पे पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट है, कांस्टेंट को K से लिखा है, हां बार-बार लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग P के जगह पे कांस्टेंट बाय v पे पावर गामा लिख सकते हैं। तो जहां आपको P दिखाई दे रहा है वहां इसको प्लेस कीजिए। देयरफॉर जो स्मॉल वर्क होगा वो होगा कांस्टेंट बाय v पे पावर गामा एंड dv। तो अगर आप टोटल वर्क ही निकालना चाहते हो तो इसको इंटीग्रेट करो, k बाई v पे पावर गामा डॉट dv। इसमें से k को बाहर निकालो, v पे पावर माइनस गामा डॉट dv। इसको इंटीग्रेट करना है इनिशियल वॉल्यूम से या 1 वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम 2 तक। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए। दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू k। v पे पावर माइनस गामा का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो v पे पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1 आएगा 1 वॉल्यूम से 2 वॉल्यूम तक। अच्छे से देखो, कोई भी अगर पावर रहता है, जैसे x पे पावर n तो हम लोग इंटीग्रेटर में लिखते हैं ना, x पे पावर n प्लस 1,
तो यहाँ पे v पे पावर माइनस गामा, तो ऊपर लिखेंगे ना माइनस गामा प्लस 1 और नीचे भी उसी से डिवाइड। दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू k, नीचे वाले टर्म को बाहर निकालते हैं 1 माइनस गामा, पहले अपर लिमिट लिख दिए v2। अच्छा क्या माइनस गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा लिख दे, माइनस v1 1 माइनस गामा, सो w विल बी इक्वल्स टू k को अंदर ले लो, k v2 पे पावर 1 माइनस गामा एंड k v1 पे पावर 1 माइनस गामा। यहां तक देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो लगा थक गए नहीं, एनर्जी अरे परसेंट जाओ एनर्जी तुम लोग नहीं ठीक है, वो तो एक दिन मार नहीं ठीक, और हम चिंतित हैं, हमको इसके बाद में ऐसे ही और क्लास लेना 1 by 1 माइनस गामा k। अब देखो इसको हटाना होगा, k मतलब एक वेरिएबल टाइप कांस्टेंट, उसको नहीं रखेंगे, तो जहां v2 है ना वहां k की जगह p2 v2 वाला पुट कर देंगे, और जहां v1 है वहां k की जगह p1 v1 वाला पुट कर देंगे। ठीक है, यही सब लाइन है ना डेरिवेशन में एज ए टीचर हम लोग याद रखते हैं और आपको भी यही सजेस्ट करते हैं। आप ये मत याद रखिए कि यहां से यहां तक कैसे पहुंचेंगे या यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे जाएंगे, तो आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप यहां से यहां तक खुद पहुंच जाएंगे। लेकिन अब अगला स्टेप क्या हो, तो अगले स्टेप के लिए देखिए जैसे उधर कहां हम लोग कुछ आपको क्या बता रहे थे, देखो यहाँ t लाना पड़ेगा, यहाँ t आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे है ना हमको इससे डिवाइड करना होगा, अगर वो याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा। जब आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या लिखेगा, वो सब जगह है जहां रुक के आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ के बाद आप कैसे प्रोसेस करेंगे, तो 1 by 1 माइनस गामा, जहां k है वहां लिखते हैं p2 v2 पे पावर गामा और v2 1 माइनस गामा, यहां पे लिख देंगे p1 v1 पे पावर गामा और है यहां v1 पे 1 माइनस गामा। तो देखो दैट वर्क इज 1 माइनस गामा, ऐसा ये v पे पावर गामा और माइनस गामा कैंसिल, बचेगा v2 और वैसे ही यहां बचेगा p1 v1। तो वर्क का एक फॉर्मूला तो ये हो जो आप प्रेशर और वॉल्यूम से एडियाबैटिक वर्क को रिलेट कर सकते हैं। दूसरा रिलेशन आप इसको आइडियल कैसे हटाते हैं, P2 V2 को लिख सकते हैं nRT2 और इसको लिख सकते हैं P1 V1 को nRT1, तो आपके इस वर्क का सेकंड पार्ट आ गया, दैट वर्क विल बी इक्वल्स टू 1 by 1 माइनस गामा nRT2 माइनस nRT1। सो n और r बाहर, 1 माइनस गामा अंदर में बच गया T2 माइनस T1। दिस इज वर्क डन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये आपके वर्क का फॉर्मूला है जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उस समय। ठीक है, चलो नोट करो इसको, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चीज समझना, कोई भी मेटालिक बॉडी को जब आप गर्म करते हैं तो उसके अंदर एक्सपेंशन या लेंथ में डायमेंशन में चेंजेस होता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपके पास कोई एक मेटालिक सॉलिड है, तो मेटालिक सॉलिड का ये सब एटम्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मेटालिक सॉलिड का ये सब एटम्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, करेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस सॉलिड को आप देखते हैं ना उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक करेक्ट साइट पे मौजूद होता है, उस साइट को आप कहते हैं लैटिस साइट। ठीक है, लैटिस साइट। और कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर चुनोगे ना तो उसके बीच एक तरह का बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, उस बॉन्डिंग का भी 4-5 नाम है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्डेड है, ठीक है। उसमें एक वर्ड आता है मेटालिक बॉन्ड। आप तो मेटल में ही देखेगा, थर्मल एक्सपेंशन लकड़ी में तो नहीं देखेगा, मेटल में देखेगा। तो मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड को हम यहाँ पे तुम्हारे इजी कन्वीनियंट के लिए स्प्रिंग के फॉर्म में दिखा देते हैं। ये दिखा रहा है कि हर स्प्रिंग से है ना कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधा है। और आपको एक चीज और जानना पड़ेगा कि सॉलिड जिसको आप हाथ में पकड़ के रखे हैं या फिर आपके पास कोई भी नेचर में जो सॉलिड आप देखते हैं उसका पार्टिकल अपनी जगह पे रुका हुआ नहीं रहता, उसका पार्टिकल अपनी जगह पे रुका नहीं रहता। इट शोज एसएचएम, वो हमेशा एसएचएम शो करते रहता है। अब आपका मान लो जैसे एक मेटल का पीस है, तो आपको लग रहा है कि उसका हर एटम रुका हुआ है, जबकि रुका हुआ नहीं, हर एटम अपनी जगह पे इस तरह से है ना वाइब्रेट कर रहा है, करेक्ट, वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेशन के फॉर्म में उसके अंदर एनर्जी है। अब आप बाहर से उसको हीट देंगे, जब आप उसको बाहर से हीट देंगे, जब आप इसको बाहर से हीट देंगे, गर्म करेंगे, तो इस हीट का ये सिस्टम दो तरीके से यूज करेगा। एक जो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड था हमारे एटम्स का उसको बढ़ा देगा, और जब बढ़ाएगा तो एटम्स एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस हीट का दो हिस्सा हो रहा है। सम पार्ट ऑफ द हीट will increase vibrational kinetic energy of constituent particles of that solid, and the remaining portion will increase the separation between atoms. अब देखो सेपरेशन बढ़ने का मतलब है सीधा डायमेंशन पे इफेक्ट पड़ना। अभी मान लीजिए जैसे आप लोग बैठे हैं, आप लोग के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम है। अब किसी वजह से अगर ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए तो जहां तक अभी आप सीमित है वो डिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना, क्लियर है। तो वही हो रहा है, एटम्स के बीच का सेपरेशन अगर इंक्रीज करा देन इट्स इफेक्ट विल बी शोन ऑन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, क्लियर है। तो आप हीट दिए, इस हीट का दो यूज हुआ। दिस हीट is used to change vibrational kinetic energy of atoms and separation between atoms increases, ठीक है। दिस इज थर्मल एक्सपेंशन, इसी को आप थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। तो जब आप बोलते हैं कि हाँ सर थर्मल एक्सपेंशन है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये चलता है। अब इसमें आप बेसिकली तीन तरह के एक्सपेंशन को लेते हैं। देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने का समय नहीं है। तीन तरह के एक्सपेंशन को लेते हैं। एक जैसे आपके पास एक रॉड है, तो उसको अगर आप गर्म कीजिएगा तो उसका डायमेंशन केवल वन डायमेंशन में बदलेगा, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अगर आपके पास एक मेटल का प्लेट है, उसको गर्म कीजिएगा तो एरिया में चेंज होगा, दैट इज सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरियल एक्सपेंशन। और अगर आपके पास कोई थ्री डायमेंशनल बॉडी है जैसे क्यूब है, उसको आप गर्म कीजिएगा तो वॉल्यूम में चेंजेस होगा, दैट इज क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। तीनों एक्सपेंशन को इन शॉर्ट आप एक एक लाइन में देखिए, फिर हम उधर रिलेशन बनाएंगे। फर्स्ट है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल्स टू L अल्फा डेल T। किसी भी बॉडी का कोई लीनियर बॉडी है, ठीक है, तुमको देखते हैं ऊपर थ्री इडियट्स वाला आमिर खान याद अगर बहुत मजा आ रहा था पढ़ाई में बचपन, बस इसीलिए बोल। तो डेल L इज इक्वल्स टू L अल्फा डेल T, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन होगा तो चेंज इन एरिया होगा व्हिच इज इक्वल्स टू A बीटा डेल T। और थर्ड है अगर हमारे पास क्यूबिकल एक्सपेंशन होगा तो होगा चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू गामा डेल T। इस गामा को उधर वाले गामा से मत मिलेगा, ठीक है, उधर जो गामा था वो खत्म। हाँ, अब यहाँ तो ये है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तीनों कोएफिशिएंट, इन्हीं के बीच रिलेशनशिप
बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन देखो। फॉर एनी स्क्वायर प्लेट, मान लीजिए कोई हमारे पास इस तरह का एक स्क्वायर प्लेट है, इसका लेंथ L है, एज लेंथ L है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया का वैल्यू हो गया L स्क्वायर, करेक्ट। आप अगर डेल L डेल T से इसका टेम्परेचर चेंज कर दें, इफ डेल T इज चेंज इन टेम्परेचर, अगर डेल T इसका चेंज इन टेम्परेचर है तो भाई उसका जो डायमेंशन पहले आप L लिख रहे थे वो L प्लस डेल L होगा, L प्लस डेल L होगा। तो अगर आप इसका अभी फाइनल एरिया लिखिएगा तो L प्लस डेल L का ना स्क्वायर कीजिएगा, सही, पहले L था। अभी आप जब एरिया फाइनल करेंगे तो इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से लिखे। L स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एरिया इनिशियल, फिर है डेल L का स्क्वायर और फिर 2L डेल L, इधर लिखो एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल इज इक्वल्स टू डेल L का स्क्वायर प्लस 2L, और इस डेल L की जगह L अल्फा डेल T लिखते हैं, ये हो गया चेंज इन एरिया, दैट इज इक्वल्स टू डेल L का स्क्वायर 2, देखो इसको L स्क्वायर अल्फा डेल T है, समझते जाना। क्या डेल A के जगह पे A बीटा डेल T लिखते हैं, तो A बीटा डेल T, यहां पे है डेल L का स्क्वायर 2, L स्क्वायर मतलब A। अब यहां तक आप सिंपल मैथमेटिक्स से चले जाइएगा। अब आपको फिर से हम बोलेंगे एक लाइन याद, और वो ये है इसको हटा दें। इसको क्यों हटाना है, क्योंकि डेल L स्मॉल होता है, उसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा, तो आप इसको नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्टेड। जैसे ही आप इसको नेग्लेक्ट कीजिएगा ना, सब कहानी अपने आप बन जाएगी। A बीटा डेल T, राइट हैंड साइड में देखो 2A अल्फा डेल T, 2A अल्फा डेल T, दोनों तरफ का A कैंसिल, दोनों तरफ का डेल T कैंसिल, सो बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा, बीटा विल बी इक्वल्स टू 2 अल्फा। अब जरा अपने से दिमाग लगाओ, जैसे हमको अल्फा और बीटा में रिलेशन लेना था तो स्क्वायर प्लेट लिए, अगर अल्फा और गामा में रिलेशन लेना होगा तो क्यूब लेंगे, क्यूब लेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे L क्यूब, वॉल्यूम फाइनल लिखेंगे L प्लस डेल L का क्यूब, A प्लस B का होल क्यूब, समझता है, A क्यूब प्लस B क्यूब। तो फिर उसमें जहां भी डेल L का क्यूब आएगा या डेल L का स्क्वायर आएगा उसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, दोनों को, अपने आप आपका आंसर, ठीक है, नोट करो, यहीं तक पढ़ा। तो कार्नोट से बताना क्या